क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम में बदलाव ने दुनिया भर में जनजीवन को उलट कर रख दिया है, जिसकी वजह से रोज हजारों लोगों की मृत्यु अक्सर हृदय द्रावक स्थिति में होती हैं। भारत भी इसकी गिरफ्त में है और विशेषकर भारत के गांव हमेशा ही बुरी तरह से बर्बाद होते आए हैं। देश के उत्तर पूर्वीय राज्य असम में कई दशकों से बाढ़ की बड़ी गंभीर समस्या रही है। हर साल हजारों गरीब परिवार बाढ़ का शिकार होते हैं और फिर ज़्यादा गरीबी में फंस जाते हैं। इस साल भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। इसके चलते देश के शहर केंद्रित मीडिया को इस समस्या के लिए न तो संवेदनशीलता है, न तो परवाह। ऐसे में चंद इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं जो कि अपनी ओर से अपना खुद का पैसा लगाकर इस सालाना संकट की ओर देश का और उसकी सरकारों का ध्यान आकर्षित करने में जुटे हैं। उनमें से एक हैं अरविंद शुक्ला, जो कि पिछले 18 सालों से पत्रकार हैं, जिन्होंने हाल ही में न्यूज़ पोर्टली नामक एक न्यूज़ चैनल को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर प्रस्तावित किया है। उनकी बनाई हुई असम की बाढ़ के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री इस बात की गवाही देती है कि भारत के लाखों करोड़ों गांव वासियों की अवज्ञा की जा रही है। मयंक शाह रिपोर्ट्स की एक नई शुरुआत है, जिसके तहत हम हिंदी में भी न्यूज़ वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। अरविंद शुक्ला को देखिएगा मयंक शाह रिपोर्ट्स पर इस रविवार को। अच्छा अरविंद, आपका स्वागत है मयंक शाह रिपोर्ट्स पे। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि न्यूज़ पोर्टली क्या है और आपका उसमें क्या रोल है। बहुत शुक्रिया सर, ये इतनी दूर से और हमारे से आदमी से बात करने के लिए, तो उसका बहुत आभार आपको। और न्यूज पोर्टली क्या है कि सर, न्यूज तो अंग्रेजी वाला है वो, और पोर्टली जो गांव वाले इस्तेमाल करते थे, तो हमें लगा कि हमारे अंदर ही गांव तो है ही, और हम लोग जहाँ भी काम किए वहां भी गांव ही रहा है। तो सोचा गया कुछ ऐसा काम करें जो गांव से जुड़ा हो लेकिन शहर को थोड़ा सा कनेक्ट कराए। तो एक तो वो जो पहले से हम करते आ रहे थे उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट किया हमने। और यहाँ पे सोचा कि जो खेती है, क्योंकि ये क्या है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मैं उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ, बल्कि मैं दो चार हो रहा हूँ हर बार। अभी जैसे आप इस समय की बात करें तो अभी जो यहाँ पे अक्टूबर की बारिश हुई है, बहुत नुकसान हुआ किसानों को। कुछ खबरें आई, कुछ जगह फोटो तस्वीर दिखी, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि लाखों किसान ऐसे होंगे जिनके घर में धनतेरस को, दिवाली को दिए नहीं जल पाएंगे, कि उनके पास कुछ बचा नहीं होगा, किसी घर नहीं बचे कि कौन सी देहरी पे वो दीपक जलाएंगे। तो ऐसे में मैं एक ग्रामीण, एक गांव का आदमी, एक देहाती, एक किसान का बेटा होने के नाते मुझे उनको ज्यादा, शायद मुझे लग रहा है कि मैं उनको ज्यादा समझ पाता हूँ। तो फिर ये एक मैंने मतलब सोचा कि ऐसे शुरू करते हैं। और इसमें मैंने एक चीज और जोड़ी, क्योंकि इस बीच में किसानों का ज्यादा नुकसान हो रहा था मौसम के चलते, क्लाइमेट के बदलाव के चलते। तो फिर मैंने इसमें क्लाइमेट को उसको जोड़ा। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जिस चीज से किसानों को ज्यादा सरोकार, ज्यादा नुकसान है, तो हम उसकी ज्यादा बात करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ी बात करूँ गाँव की, लेकिन ज्यादा बात करूंगा मैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। और बात करूंगा मैं जो मौसमी बदलाव है उनसे किसानों पे क्या फर्क पड़ रहा है, एग्रीकल्चर, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके लाइवलीहुड पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो बस यही न्यूज टोटली है। अभी वो उसकी बस ज्यादा नाम वाम पे मैंने सोचा नहीं, बस थोड़ा मुझे समझ में आया, मैंने कहा शुरू करो अरविंद, क्योंकि काम मुझे करना ही था जैसे। नहीं जी, आपने जिक्र किया मौसम के बदलाव का, क्लाइमेट चेंज का, और उसके सिलसिले में मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था असम से। असम जहाँ की जी बाढ़ की समस्या कई दशकों से है, हर साल होता है और हर साल लोग थोड़ा बहुत देखते हैं फिर भूल जाते हैं उसको। आप अभी होके आए हैं असम, आपने क्या देखा और किस तरह से मौसम के बदलाव से सीधा आम लोगों पर, खासकर गरीब लोगों पर इस तरह का असर होता है। तो सर, असम हमारा हिस्सा है भारत का, इतना पूर्वोत्तर हमारा एंट्री पॉइंट है वो। और तो हम, जब हम इधर अ, म, उत्तर भारत के रहने वाले लोग, हम जानते थे उसके बारे में। पत्रकार होने नाते मैं कभी कोई सुनता था असम में बाढ़ आ गई, बिहार में बाढ़ आ गई, और कभी तस्वीरें कुछ आती थी केला के पत्ते पे महिलाएं बैठी हुई हैं, घर के टॉप पे कोई ऐसा हुआ है। तो ये शुरू से मैं देखा कि किस तरह की बाढ़ वहां पे आती है। तो जब मैंने ये नीलकोटली का शुरू कर लिया, तो मुझे लगा कि अभी मुझे वहां जाना है। तो इस बार बाढ़ आई, इस बार वहां पे बाढ़ मार्च में आ गई थी। अमूमन बाढ़ का सीजन जो होता है वो शुरू होता है
जून के बाद से लेके अगस्त सितंबर 3-4 महीने का पीरियड ड्यूरिंग 5 महीने का होता है, कई कई जगह अक्सर 3-4 महीने का ही होता है। जी। इस बार हाँ मार्च में ही कई हिस्सों में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, अलग अलग कारणों से रहे होंगे। तो जब मुझे एक मौका मिला, जब मैं खुद ये सब काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके उसको देखूंगा। जिस समय असम में सबसे अधिक आपदा थी, उस समय पूरे भारत का मीडिया जो था वो गुवाहाटी में था, लेकिन बाढ़ की कितने प्रतिशत रिपोर्टिंग हो रही थी ये ज्यादातर लोग समझते होंगे उनको, कि हम कितना कुछ देख पा रहे थे। मैं जब गुवाहाटी पहुंचा तो गुवाहाटी के 10-15 किलोमीटर रेडियस में ही पानी था। तो कई सारे लोग चाह रहे थे कि मैं उधर से पानी देखूं या लौट आऊं और अपना काम करूं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मुझे पानी आता कहाँ से है, पानी जाता कहाँ को है, और कौन लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो मैं उदालगिरी में भूटान बॉर्डर पे गया, और फिर कछार में मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे गया। मैं 10 दिन वहाँ के अलग अलग जिलों में रुका, और बाइक से और एक्टिवा से, क्योंकि ज्यादा संसाधन अपने पास है नहीं, वहां पे भी नहीं थे, और मतलब बाहर था तो और भी थे। तो मैंने वहाँ एक बोडो आदिवासी के साथ पूरा एक ट्रेवल किया, और जो मैं देखा, जो गरीबी की कल्पना, जो मैंने अपने रिपोर्टिंग के मतलब 18 साल का मेरा कैरियर है, अलग अलग जगहों पे किया। 10 साल तो मैं गांव कनेक्शन जैसे ऐसे संस्थान में रहा हूँ जिसका वास्ता ही सीधे किसान और गांव से रहा है, और हम वहां भी बहुत सही सब लोग काम करते आ रहे थे, अभी भी वो कर ही रहे हैं। तो वो जो मैंने देखा था ये उससे ज्यादा था, क्योंकि आप किसी ऐसे घर गए हो, मैं मतलब आप ऐसे जानिए कि मैं एक ऐसे घर गया था जो कि बाढ़ में नहीं था, वहां पानी आके जा चुका था। उन्होंने मेरे खाने के लिए इंतजाम किया था कि मैं, कोई अच्छा। आदमी बाहर से आ रहा है और हमारे गेस्ट है, तो उन्होंने मेरे खाने का इंतजाम, मेरे टेबल सजाई गई जैसे बाहर होता है, जैसे थोड़ा क्रिश्चियन में होता है। तो लकड़ी की टेबल थी, उसपे ढक के प्लेट रखी गई। तो मुझे भी इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे खोला गया उनको, क्योंकि मैं वेजिटेरियन था, तो उसमें थोड़ी सी दाल थी, अच्छा। 2 हरी मिर्च शायद, या एक कुछ प्याज था, एक नींबू कटा रखा हुआ था जो पहाड़ी नींबू था। और ये उनका बेस्ट मील तैयार किया गया था मेरी तरफ। आप उसका सोचिए कि जो उनके यहाँ सबसे मतलब एक मेहमान आ रहा बाहर से, वो बहुत, मैं बहुत सम्मान दिया उन लोगों ने। ये मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनके लिए कहूंगा कि ये उनके पास था ही इतना, वो उनका बेस्ट था। जी। उस पूरे घर में 9 बर्तन नहीं, मतलब 5 से 7 बर्तन नहीं थे। अगर उनको मतलब 3 लोग का पानी पीना होता तो दूसरा गिलास उनको धुलना पड़ता, फिर तीसरे आदमी पानी। ये ऐसी स्थिति थी जो उदालगिरी में एक, जहाँ बाढ़ कम आती है। तो मैंने एक वहां देखा। और जब मैं कछार गया, जो सब सिलचर जहाँ पे सबसे अधिक तबाही हुई थी, उन जिलों में गया, तो मैं देख किसी के यहाँ कई सारे ऐसे घर थे जिन्हें 3 दिन से किसी को खाना नहीं मिला, वो लैया चन्ना खा के रह गया, किसी ने चूरा खा के रह गया, किसी के घर में मतलब पक्का घर तो मैं देख ही नहीं पा रहा था। अच्छा। ज्यादातर घर टीन के, ज्यादातर घर सुपारी के पत्तों को टांग के बनाए गए हुए हैं। टीन तो ऐसे चल रहे थे जैसे वो हमें, मैं यहाँ यूपी में क्या सोचता हूँ कि बड़े बहुत गर्मी होती है, टीन में कैसे रुकेंगे। हम गरीब होने के बावजूद भी इस तरह हम सोचते हैं कि यार हमारे लोग कैसे रुकेंगे। लेकिन वहां पे जाके लगा कि यार गरीबी के नया पैरामीटर ये है। 32.6% आबादी असम की जो है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे थी। और बाढ़ का स्वरूप, मैं अपने मतलब मेरे पास शब्द कम है कि इसको मैं कैसे उनकी वो बता पाऊँ। ये मेरे अंदर एक कोफ्त भी है कि एज ए पत्रकार इतना सब करने के बावजूद मैं उसको बता नहीं पाया। एक बाढ़ आती है, आज बाढ़ आपके यहाँ आई, तो आपको पता चल गया 15 दिन पहले बाढ़ आने वाला, आपने तैयारी की, चलो मैं छत पे रहूंगा, 15 दिन का खाना है, ये सब मैं सोचा। लेकिन बाढ़ रह गई 3 महीने तक। जी। अब आपका उसमें सिर्फ बाढ़ पानी नहीं रहा, उसमें आपका टीन उड़ गई, उसमें आपकी बकरी चली गई, क्योंकि वहां पे जो स्मॉल बर्ड्स हैं, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बतख हो, या कुछ दूसरे जो है, वो उनके लिए बहुत अहम लाइवलीहुड के साधन है। अब वो कितने दिन तो उसे बचा के रखेंगे। तो कई बार वही मुर्गी, लाखों करोड़ों मुर्गियां मर गई बाढ़ में, अब वो उनकी चली गई। उसके बाद एक टीन उड़ गई, नाव थी वो डूब गई, कुछ और सामान चला गया। तो बाढ़ 15-20 दिन, 2 महीने के बाद खत्म हो गई। उसके बाद में जो सामान था वो उनको उससे उभरना है, धीरे चलो निकलना है। इससे पहले उनके जीवन का दूसरा चक्र शुरू होगा, फिर उनको पता चल रहा है कि यार अच्छा वो अप्रैल आ गया, फिर बाढ़ आने वाली है। तो जी। एक तरफ वो बाढ़ के चक्र से निकल नहीं पाते हैं, दूसरी तरफ बाढ़ आती है। हम जो हर महीने पैसे कमाने वाले लोग हैं, जिनके पास तय है लगभग लगभग के पैसे आने हैं, चाहे आपके लिखने से आने हो, चाहे आपके वीडियो से आने हो, या किसी तरीके से आने हो, उनके पास छोटा सा साधन क्या है? खेती। तो वहाँ बड़ी आबादी खेती करती है, उसमें भी कई बार वो खुद कई बार सेल्ट आ जाती है, फसल चली जाती है, कई बार तो खेत ही नहीं रहता। बहुत सारे में मैं बक्सा जिले में था, जबकि वो कम कटाई मतलब देखी नदी है वहां पे। तो कई ऐसी फैमिलीज मिला जिनकी 2-2 3-3 पुश्ते जो है वो सिर्फ रोटेट हो रही है। आज यहाँ घर बनाया, कल चला गया। एक
छेत्री सिंह करके एक पर्सन और एक मुझसे मिला। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद उनको सरकारी आवास योजना में घर मिला था। 1 साल रह पाए पक्के घर में, और अगले साल उस घर की खिड़कियां उनको खुद निकालनी पड़ी, क्योंकि बेकी नदी का जो वेग है, जो भूटान से आई नदी थी, वो उसको लेके जा रही थी। तो ये वहाँ की त्रासदी है, ये जो है वहाँ का हाँ, सिस्टम है कि वो ये जो क्या है। हालात का आपने अभी वर्णन किया मेरे लिए, ये करीब करीब ऐसे ही हालात पूरे भारत में हैं। वैसे उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं कि किसानों में इतनी गुर्बत क्यों आ रही है। आपने काफी रिपोर्टिंग की है खेतों से, खलिहानों से, गांवों से। आपको कोई एक थीम नजर आती है जिसकी वजह वजह से ये इस तरह के संजोग बन गए हैं कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है? उनके पास कोई जैसे आप समझ लीजिए कोई लंबी 1950 के दशक की कोई फिल्म चल रही हो इतने सालों तक, ऐसा लगता है देख के आपको? सर, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे घटनाक्रम में मुझे एक चीज नजर आती, वो है कि अनइवन बारिश। हमको बारिश की जरूरत है, एक मग्गा, जी। और हमारे पास कभी वो एक मग्गा पानी नहीं होता है। वो कभी इतना पानी हो जाता है कि बाल्टी भरा जाता है। तो अभी आप, मैं आज की बात करूं अगर महाराष्ट्र में, इस समय अक्टूबर में, कि मैं महाराष्ट्र को बारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सोयाबीन की हो चुकी, गन्ने सोयाबीन की कटाई चल रही है, और गन्ना उनका तैयार होने वाला है। लेकिन इतनी बारिश हुई है कि अभी 32 साल के किसान ने भी बताया है कि उसने पूरे उम्र में इतनी बारिश नहीं देखी। वहाँ खेतों में कमर तक, कहीं घुटने तक पानी हो गया। जो सोयाबीन की क्रॉप है वो तैर रही है। यही हाल यूपी का है, किसी और हिस्से में होगा वहां तक मैं जानता नहीं हूँ। और ये सब क्या है कि जो अनइवन बारिश और हैवी रेनफॉल है, ऐसा होता है कि बारिश का जैसे लगता है कहीं बादल फट गया हूँ, वो इतनी बारिश होती है। और यही वो, अगर मैं सिर्फ आपको उदाहरण से यूपी की बात करूं, तो यूपी में 5 अक्टूबर से पहले तक, बल्कि सितंबर में यहाँ बारिश हुई है, उसके सितंबर तक यूपी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो 61 जिले थे, वो डेफिसिट में थे। वहां पे बारिश नहीं थी, वो सूखे होने जा रहा था। 24 साल, कई 24 ऐसे जिले थे जो सूखाग्रस्त घोषित होने वाले थे, शायद हो भी गए थे। और सितंबर में इतनी बारिश 5 दिन का आता है कि सब पूरा पानी पानी हो जाता है। 5-6 दिन किसानों को, 15 से लेकर 20 तक बारिश होती है, किसान किसी तरह खड़े हो पाते हैं। जब उनकी फसलें तैयार, आप ऐसे समझिए कि जुलाई में उनको बारिश की जरूरत थी, बारिश नहीं थी। अगस्त में उनको बारिश जरूरत थी, उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने जो कुछ अपने पास गेहूं या दूसरी फसलें थी वो उन्होंने लगा के डीजल 100 रुपए से, 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक डीजल खरीदा, किसी तरीके अपनी फसल को बचाया, क्योंकि इतना ड्राई स्पेल चल रहा था। उसके बाद सितंबर में बारिश हुई, जो बची खुची कसर थी। और ये वो सीजन था जब धान एकदम तैयार होता, यौवन पे था धान, उसमें बालियां आने वाली, उसमें दाने बनने लगते। उस वो किसी तरीके से भगवान की दुआ, जिनकी भी दुआ बददुआओं के सहारे वो किसी तरह बच पाया। तो अक्टूबर में जो अभी ये इतनी भीषण बारिश हुई, इसमें नहीं चला। मेरा खुद का 4 एकड़ जो धान है, और 6 एकड़ मेरे पास कुल धान है, तो 4 एकड़ धान पानी में है। 2 एकड़ धान में मेरे बराबर पानी चल रहा था, आसाद आदमी चल रहा होगा। अच्छा। तो ये जो बारिश है, जो ये अनइवन बारिश है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो जलवायु परिवर्तन चलते जो हो रहे हैं, मुझे तो, मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ कि सरकारें अब दुश्मन नहीं है किसानों की, ठीक है, उनको मदद देना है। इस समय का जो किसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो वो है बदलता हुआ नेचर, जी। बदलती हुई जलवायु, जो क्लाइमेट चेंज है। और वो उससे ही निपटना होगा भाई। आपने तो खुद ग्राउंड पे देखा है क्लाइमेट चेंज का असर। क्या आपको लगता है कि सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों में इतनी सेंसिटिविटी है कि इस बात को समझे कि भाई अनइवन बारिश जो है वो तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज है, वो कुदरत का है सब। लेकिन कम से कम हम इस तरह की प्लानिंग पॉलिसी वगैरह में कर सकते हैं जिससे किसानों को इस तरह का नुकसान ना हो कि उनको खुद की जान लेनी पड़े। इस तरह की समझ आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल क्लास में है? सर, मुझे लग रहा है ये बड़ी देर हो चुकी है। अच्छा। बहुत देर से समझ में आया है। बातें अब जब शुरू हुई हैं कि हम मिटिगेशन करेंगे, हम क्लाइमेट रिलेजेंस जो फसलें हैं, हम ऐसी किस्में लेकर के आएंगे, हम ऐसी किस्में आपको देंगे, हम आपको जलवायु अनुकूल खेती करेंगे। वो तब हुआ जब हमें लग रहा है बहुत बड़ी जो त्रासदी हो चुकी है या हो रही है, जब हम एकदम मुहाने पे आ गए ना। आप ये, मैं जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं कृषि पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार, मुझे क्लाइमेट के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जब मेरा खुद का इतना ज्यादा नुकसान होने लगा, लगातार होने लगा ना,
तो मुझे लगा मुझे ये इस पे काम करना चाहिए। गेहूं के तैयार फसलें होती हैं, उस पे ओलावृष्टि हो जाती है। जी। जो पंजाब का संगरूर इलाका है जहाँ पे कभी ओलावृष्टि नहीं होती, वहां पे 2019 में 2.5 फीट बर्फ गिरी थी वहां पे। बुंदेलखंड में पिछले कई सालों से उड़द की फसल नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पे उसी समय पे हेलिस्ट्रोम और क्या कहते हैं बारिश हो जा रही है। ये सब इतना सब कुछ हो गया और हमने इसमें क्या ही किया। अब जाके हम बात कर रहे हैं, ये मैं तो सरकारी 2-4 साल अभी भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट को उसके लिए जो इनकी जो अपनी रणनीति है उस पर अमल होना बाकी हो गया है। मोदी जी कह के आया कि 2070 में हम वहां पे जो कॉप में कह के आया कि हम 2070 तक इस कार्बन को फुटप्रिंट को जीरो कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे। वो रिपोर्टें बनाने में यहाँ 2 साल अब जाके रिपोर्ट बन पाई हैं, और अभी जाकर के हमारा क्या होगा जो। और जिस तरह दूसरी तरफ हमारे पास खाने की जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जो अनुमान मैंने वैज्ञानिकों से सुना है अलग अलग शब्दों में, कि जो अनुमान हमने 2050 के लगाया था कि हमको इतने मीट्रिक टन चावल, इतने मीट्रिक टन गेहूं, इतने मीट्रिक टन हमको दाल तिलहन चाहिए थे, वो अगले 5-6 साल में हमारे सामने वो आंकड़े अभी पूरे करने होंगे। 2030 में ही मुझे वो उतना मुझे ग्रेन चाहिए होंगे, उतना फूड ग्रेन चाहिए होगा। और हमने सोचा है 50 के लिए। इस बारे में हमने नहीं सोचा कि हमको क्या करना है। जी। किसी किसान को आप जाइए, किसान क्या कहते हैं। मैं तो पहली स्टोरी मैंने महाराष्ट्र से की थी, जॉब छोड़ने के बाद मैंने पहली स्टोरी महाराष्ट्र से की। क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने इसलिए चुना क्योंकि महाराष्ट्र में मैं 2019 और 2-3 बार मैं गया था, तो मैं देखा था किसान वहाँ बहुत आत्महत्या कर रहे थे। मैं एक किसान के साथ घर में मतलब एक बार गया था, तो मैं नांदेड़ जिले में था, तो मुझे पता चला किसान ने सुसाइड कर लिया है। 2019 की बात है, मैं गाँव कलेक्शन में था उस समय। तो सब पत्रकार जा रहे थे, मुझसे बोले आप चलिए उसके यहाँ। तो मैंने कहा अभी तो डेड बॉडी होगी, मैं क्या ही जाके करूंगा मैं, और थोड़ा वैसा हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तीसरे दिन दूसरे दिन उसके घर गया, तो पता चला वो सिर्फ 31 साल का था। दो बहुत सुंदर थे उसके बच्चे, और 26-27 साल की वाइफ। उस आदमी ने इसलिए से सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसने एक बार सोयाबीन बोई अपने पैसे से, तो वो बारिश नहीं हुई, और वो जम नहीं पाया, जनरेशन नहीं पाया। उसने दोबारा किसी से पैसे लिए, महाजन से, वहां पे 2 से 5% ब्याज लिया, पैसे लिया, और उसने बुआई की। वो इतनी बारिश हो गई कि उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसको कुछ बचा ही नहीं जब थोड़ा जम के आया था। तो पहले बारिश नहीं हुई, उसने परेशान, दूसरे इतनी बारिश हो गई कि बारिश उसके लिए काल बन गई, और वो अपने ही खेत में एक जो भी एक पेड़, मुझे नाम नहीं कौन से पेड़, उसमें उसने सुसाइड कर लिया। सिर्फ 31 साल का लड़का था वो, मतलब अच्छा। मुझसे 8 साल छोटा होगा वो। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, क्या हमने तो नहीं सुना कोई इस तरह से, मतलब अ, इतने तीव्र गति में काम हुआ हो, या इतनी जितनी जिस डेंसिटी, जिस तीव्रता के साथ काम होने की जरूरत थी वो नहीं हुआ। किसान क्या बोलते हैं कि आप पूछे क्या हुआ भैया, ऐसा क्यों हो गया, बारिश हो गया क्या हो, तो बोलते हैं कि मौसम कुछ बदल सा गया है। हाँ। वो ये नहीं कहते क्लाइमेट चेंज की, वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा। अभी आप 15 वैज्ञानिकों से पूछेंगे, बताए हाँ कुछ आप वो तकनीकी भाषा में ज्ञान समझाएंगे आपको, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कुछ तो हुआ है ना। 10-15 सालों में, वो कहते हैं 10-15 सालों में कुछ हुआ है, कि अब वो बात नहीं होती। अब जून में बारिश नहीं होती, सितंबर में वैसे बारिश होती है। एक ड्राई स्पेल, मतलब एक रिमझिम फुहारों का मौसम होता था, सावन होता था, जिसपे जी। गीत गजल आप भी कई बार गुनगुनाते हैं, मैं देखता हूँ। वो एक मौसम होता था, जिस मौसम में फसलें बढ़ा करती थी, वनस्पतियां पनपती थी। अभी क्या होता है, इतनी तेज बारिश आती है, इतनी तेज रहता है कि जो वनस्पतियां जिनको पनपना होता है वो पानी जी। में दब जी। जाती है, उस मिट्टी में आके सिल्क में चली जाती हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत गड़बड़ है, और उसके लिए जो हमारी तैयारी है वो मुझे बहुत कम दिखती है। अच्छा, ये जो मैं आपको सुन रहा हूं और मुझे एक चीज का ख्याल आ रहा है कि इन सब चीजों में सरकारी संवेदनशीलता, मीडिया की संवेदनशीलता और आम लोगों की, खासकर जो शहरों में रहते हैं उनकी संवेदनशील, ये मुझे कहीं दिख नहीं रही है। शायद कुछ नेता बात करते हैं किसानों की, लेकिन ज्यादा तौर पर उनका कहीं भी जिक्र नहीं होता है। मीडिया तो छोड़ ही दीजिए आप, मीडिया तो बेशर्म हो गया है अभी इस मामले में। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप जैसे यंग पत्रकार जो फील्ड में जाके इतनी समझ से काम करे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव आना जरूरी है? यहाँ पे ना सर दो, एक तो जो वैकल्पिक मीडिया है, जो जी। आप देखेंगे कि वो इन मुद्दों पे गंभीर रिपोर्ट कर, आप कहीं बारिश हो जाती है, कहीं बाढ़ हो जाता है, चाहे वो मैं 2-4 नाम भी ले सकता हूँ। वो आप मोंगा बे लो, आप डाउन टू अर्थ लो, गांव परिषद भी हमारा काम करता है इस दिशा में। या और कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो
आप देखोगे वो इस पे अच्छी पारी करता है, स्क्रॉल पे इस पे काम कर, ये जो इस तरह के मीडिया हाउस हैं, आप देखो बारिश हो जाए तो उसके आप आपको आंकड़े बताएंगे कि ये बारिश हुई थी, इतनी बारिश होने वाली है, ये क्रॉप डैमेज हो गया, ऐसे होना है। बाकी मीडिया में क्या है, वो जो एक सनसनी नहीं होता वैसा काम होता है कि अगर बारिश हो गई है तो फिर उस दिन वो किसान पानी पानी हो गया, आसमान से आफत आ गई, दुनिया टहल गई, या कुछ ऐसे हेडलाइंस आते वो 2 दिन आता है, वो उसमें उस छड़ी घटना को दिखाते हैं, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे उस पे क्या लंबा बदलाव होने वाला है। अगर किसी किसान के घर में इस बार अगर देखिए आप ऐसा मान रहे कि गर्मियों में इस बार रबी के सीजन में लास्ट टाइम हीट वेव रहा, 20 से 30% गेहूं कम हुआ, यूक्रेन वॉर पे, और रूस जी या यूक्रेन पे एक अलग मुद्दा है कि भारत में इतने परसेंट गेहूं कम हुआ, 20-30% कम गेहूं कम हुआ, अभी आटा क्या हिसाब दिख रहा है, इस बार चावल कितना कम पैदा हो रहा है। तो ये जो जिस तरह के आंकड़ों की और जरूरत है कि इनको और गंभीरता से बात है, वो उस तरह से मीडिया वो बात नहीं करता। हाँ, वैकल्पिक मीडिया में कुछ अलग जगहों पे बातें होती हैं और अच्छी होती हैं, इनको और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा जरूरत है कि आदमी को पता चले, इंसान किसानों को पता चले कि हम उनको हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह के बात चल रहे हैं। आप नेताओं के भी देखोगे, मैं तो कभी किसी मतलब उसमें देखता हूँ कि वो इतने जिम्मेदार नेता हैं, मतलब इतने बड़े अच्छे पद पे हैं, उनको उस हिसाब से बातें करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो प्राकृतिक खेती कर देंगे तो सब निपट जाएगा, या ये बीज आ गया तो सब निपट जाएगा। किसी अच्छे वैज्ञानिक से ठहर के आप पूछिए, वो बताएगा क्या तो हमारी तैयारी 0% है। जी जी वो आपको समझाएगा कि हमने इसमें कितना काम किया, हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कितने उस पर काम किया, मैंने किस एक कार्बन 2 4 10 मतलब पौधे लगाना ठीक है, वो अच्छा है, होना चाहिए, जो हो रहा जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी काम करो, लेकिन क्या सर उसी से काम हो पा रहा है? वो कौन से तरीके आपने आप आजमाए हैं? अभी जो अगर हम सोलर की बात करें, किसानों को सोलर दे रहे हैं कि काम करें, वो कितने परसेंट किसानों तक पहुंच पा रहे हैं? काम हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ समय पहले अगर जागे होते तो आज ये, फिर आप कहते हो कि बायोफ्यूल या जो जी इस तरह की चीजें ना जलाई जाएं, या बिजली के ज्यादा ना खर्च किया जाए क्योंकि कोयला खर्च करना पड़ा, तो ये सब चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। वो उसमें जो सतही ज्ञान आते तो लगता है इनको ज्यादा पता होता नहीं है, मतलब हमको भी नहीं पता, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। और लेकिन कई बार लगता है कि ऐसे जैसे मैं बात करूं कोई चीज तो मैं तो एक ऐसे लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ जैसे, लेकिन आप उधर बात है तो आपको उसका थोड़ा अंदाजा है, क्योंकि आप कई देश देख चुके हैं, मैं तो इधर जी कुएं का मेढा टाइप का इंडिया में टहला हुआ। तो ये एक अंतर, हमें उनसे तरह ज्यादा की उम्मीद है। जब मैं समझने लगा हूँ कि जल क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, नुकसान कितना हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उस नेता को, उस आदमी को, उस जिम्मेदार अधिकारी को थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए जी और उसके दिशा में काम करना चाहिए। तो कर रहे आप हैं, लेकिन आपने फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया। फूड सिक्योरिटी का सीधा वास्ता है नेशनल सिक्योरिटी से। तो कम से कम उस नजरिए से भी तो काम हो इस समस्या पे। वो भी मुझे जहां तक मेरी समझ इतना हो नहीं रहा है। अभी कोरोना में देखिए कितना सारा अनाज हमने किसान दिया, बहुत बहुत मतलब वो जो था बहुत जरूरी था वो उस समय के लिए, क्योंकि लोगों के पास अर्निंग खत्म हो गई थी, लाइवलीहुड नहीं था उनके पास, उनके सोर्स बंद हो चुके थे, बहुत सारे लोग गांव आ चुके थे। तो जो भी 80-85 करोड़ लोगों को ये दिया गया वो बहुत जरूरी कदम था, वो सराहनीय भी है। लेकिन क्यों कैसे दिया गया वो? क्योंकि हमारे पहले अनाज जो भंडार है, हमारे जो गोदाम से भरे हुए थे, कुछ साल पहले यही कहा जाता था कि धान गेहूं मत उगाओ, यही हमको सब नसीहत दी जा रही थी कि आप वैकल्पिक फसलें उगाओ। अगर वो वैकल्पिक फसलें उगा रहे होते तो क्या आप खिलाते उनको, या अभी भी क्या देते उनको? और अभी इस समय के, अभी मैंने मुझे आंकड़े ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो अपना जो जो गोदाम है, जो पे डिपोजिट जो रहता है हमारे पास, वो अनाज का स्तर कम हुआ है। उन सरकारी गोदामों में उतना पर्याप्त अनाज उस सर्टेन टाइम में जो होना चाहिए वो उसमें नहीं था वो। और आगे भी ऐसे, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और हम आबादी बढ़ रही है उस समय से, और वैसे में ये जो आपदाएं आ रही, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही, वो उसको और बढ़ाएंगी वो। जी हमने देखा था उस समय, मैं गेहूं पे स्टोरी लिख रहा था कि कौन कौन से देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि इनको हमसे गेहूं चाहिए था। ठीक है, वो तो हमारे पास था, हमारे किसानों ने मेहनत किया था, सरकार की भी अपनी पॉलिसी रही, जो भी रहा, मतलब कुल मिला के हमारे पास था, लेकिन आगे क्या उतना रह पाएगा, क्या उतना हम उनको कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, वो उगाएगा कौन? जी अगर ये 3-4 दशक ऐसे ही 3-4-10-5 साल या ऐसे ही और चल गया तो किसान खेती करें क्यों?
इसलिए कि वो जब उनकी खेती खत्म हो जाएगी तो उनको आप उनकी पूरी जब फसल में जब उसमें खून पसीना लगा के वो खर्च करेंगे, अगर वो डूब गई, अगर वो सूख गई, अगर उस पर ओलावृष्टि हो गई तो उसको आप 10-12 हज़ार रुपए पर हेक्टेयर दे दोगे? वो नहीं जी करने वाले खेती वो। यहाँ लखनऊ आएंगे, वो दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, वो 500 रुपए पे दिहाड़ी पे काम करेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ मतलब आम धारणा ये बनाई गई है नीतियों में कि जो एग्रीकल्चर है वो उसमें बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। जहाँ एक आदमी की जरूरत है वहाँ 5 लोग काम करते हैं, ऐसी जी पॉलिसी में धारणा है। और मोटा मोटी वो ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के लोगों को कहीं और रखा जाए, उनको शहरी मजदूर बनाया जाए। ये अंदर अंदर खाने चलता रहता है। तो लेकिन बात ये कि जब आपकी सोच भी ऐसी है, आप उनको उसी तरीके से मदद भी उसी तरह में, तो वो काम क्यों करेंगे? ऐसा जोखिम वाला काम क्यों कोई करना चाहेगा जिसमें उसको दिन रात मेहनत करने के बाद, कई मेहनत करने के बाद उसके हाथ में कुछ ना आए? जी जी वो मैंने अभी परसों से एक ट्वीट में लिखा था ऐसे ही कि वहाँ की हमको 3 काम करने की जरूरत है। वो बहुत एनालिसिस नहीं है मेरी, लेकिन मुझे लगा सबसे बड़ी जगह की जो फसल बीमा का दायरा है वो बढ़ाया जाना चाहिए। अभी बहुत कम, न्यूनतम लोग कराते ही हैं। जो है उसका दायरा बढ़ाया जाए, श्योर शॉर्ट हो कि अगर आपने 1 एकड़ गेहूं बोया है, अगर आपका गेहूं किसी तरीके से बर्बाद हुआ, तो अगर 20 हज़ार अगर इसमें इनकम निकलती है तो आपको 18 हज़ार जरूर मिलेंगे। मैं हेक्टेयर की बात है, एकड़ की बात कर रहा हूं। दूसरा ये हो कि हमको वो तत्काल वो बीज की जरूरत है। जब हमको पता चल गया है कि यूपी में अक्टूबर से नवंबर में बारिश होती है, तो हमको फिर वैसी किस्में चाहिए जो उस बारिश को, उस तापमान को झेल सकें। हम्म है ना? ये जब जी जी हमको श्योरिटी आएगी ना कि हाँ वो आप कि हम आप खेती करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना? हाँ हमारे सैनिक जाते हैं वो वहां पे, तो उनको हमको एक भरोसा तो है ना कि वो हमारी बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सुरक्षा किसानों को मिलनी चाहिए, जो मैं बताऊं बिल्कुल नहीं है। किसान अच्छा को एक कई बार वो हमेशा जानता है कि उसके उसके साथ कौन खड़ा है। हाँ कि वो फिर वो खेती क्यों करेगा? वो तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए ये जो एक अदृश्य खतरा है ये। जी जहाँ इतने जोखिम वाला काम कौन करना चाहेगा? और जब पहले की बात अलग हो गई कि लड़के कम पढ़े लिखे लोग उसमें थे, तो उनको लगता था कि चलो भाई खेती कर लो। अभी तो लोग पढ़ लिख के लोग सुन रहे हैं कि यार और जोखिम होने वाला है, जमीनें के बंटवारे हो रहे हैं, लैंड होल्डिंग कम हो रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, आउटकम कम आ रहा है, तो वो खेती क्यों करेंगे? इस जी खेती बिल्कुल ना बिल्कुल करने का एक मतलब है कि फूड सिक्योरिटी पे खतरा। और अंत में जाते जाते मैं आपके व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूंगा कि ये जो आप ऑपरेशन चला रहे हैं न्यूज पोर्टली, मुश्किल होगा ये मैं जानता हूं। तो किस तरह से आप कर पाते हैं ये इतना ट्रैवल, और आपको भविष्य क्या लगता है इसका? ये सर बहुत ही जोखिम वाला काम है। अभी मेरे पास अभी सही समय नहीं है कि मैं उसकी मतलब क्या कहते हैं आपदाएं गिनाऊं अपनी। लेकिन ये है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। आप मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पास संबंध न्यूनतम हो, रिसोर्स न्यूनतम हो, और हमको काम करना हो। क्योंकि या तो मैं बैठ के यहाँ पे ज्ञान दूं कि ऐसा हो गया है जो जी न्यूज रूम में अपने आप सिस्टम सामने बैठ के, अगर मैं ट्रेवल करता हूँ तो बहुत खर्चा लगता है। दूसरा क्या है कि मैं वो अभिनेता हो गया कि तारीफ बहुत लोग करते हैं, मतलब हमारे कोई भी आदमी, मैं वो चरित्र अभिनेता हूँ जिसकी तारीफ बहुत, बहुत क्या रोल किया यार तुमने, तो जान फूंक दी उसमें। लेकिन पैसा लेकिन पैसा भी जब वो देते हैं। जब उसमें आता है तो नहीं, कन्वर्ट नहीं हो पाता है वो। तो जैसे अभी मैं इसी समय की बात कर बताऊं आपको, इसी महीने में यूपी कई जिलों में बाढ़ आई, और मैं उससे बहुत सारा ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन मेरी जेब ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं करूँ। तो मैं जी सिर्फ 2 ही जिले जाके मैं रह गया कि नहीं, अगर मैं उधर गया तो मेरा अगले महीने जो मेरा एडिटर है, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, तो हम उनमें रह जाएंगे। तो और शायद ये भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग इसमें मदद करते होंगे और उनको हेल्प भी मिलती होगी। हमारे पास शायद राइट अप्रोच नहीं है, या मैं उनको जानता नहीं, क्योंकि मैं किसानों के बीच रहा हूँ, किसानों के लिए ही काम करता रहा। तो और वो बेचारे खुद ही बहुत परेशान है। तो हो सकता है किसी दिन दरवाजा खुले, कोई दस्तक हो और हमें लगे कि नहीं, ये अच्छा काम है, तो इस दिशा में इसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और मुझे अपने मतलब उसका अंदाजा है, क्या कहते हैं कि हमारे साथ कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन ये अभी मेरे पास 2-3 ऑफर भी आए जॉब के, कल परसों भी था एक, मैं थोड़ा पछता भी रहा हूँ उसको अंदर अंदर की। अच्छा यारो दिवाली का समय है और लक्ष्मी जी आ रही थी वैसे, और हमने उनको ना कहा, या मैंने उनको प्रणाम करके वो दूर किया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि सर, अगर मैं अभी चला गया दोबारा, तो ये दोबारा इस तरह काम नहीं हो। कौन चाहेगा कि आप पूरे महीने भर के असम में 15 दिन रह करके 1.5 लाख बिल्कुल रुपए खर्च करके, जिसमें 78 हज़ार रुपए आपके
जो है आपके पीएफ के पैसे हों वो खर्च करो, एक रिपोर्ट मतलब उसमें लगाओ और फिर आप ऐसा करो। तो संस्थान चाहता है कि 5 खबरें रोज पीटो आप। जी। तो ज्यादातर संस्थान ऐसा मतलब चाहते हैं, तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर आज ही इस बारे में बात नहीं हुई, हो सकता है कि मैं हिंदी में करता हूँ उसको दूसरे लोग अंग्रेजी में वो अच्छे से वो करते हैं, वो फोटो देख के उनको लगता तो है कम से कम ये हो गया, तो मैं यही एक माध्यम बन जाता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी समय मतलब जब तक मेरा परिवार साथ देता रहे, जब तक मेरे इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, अलग अलग माध्यमों से मैं ये काम करता रहूंगा। क्योंकि अभी मुझे और बहुत सारे लोगों का काम करना चाहिए। मैं तो कहूँ जितने भी लोग इस तरह हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करें, क्योंकि अगर किसान के साथ कोई आपदा आती है, कुछ जी। ऐसा आता है, तो सबके लिए मुसीबतें होंगी। अगर आप इसको सिर्फ हमारी मुसीबत में देखिएगा कि आज बाजारों में आप जाएंगे थोड़ी कम रौनक दिखेगी, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है। मैं 15-20 दिन पहले लखीमपुर जो यूपी का चीनी बाउल है वहां पे था, बाजार में एक दाल चीनी बेच रहा था, उस आदमी 15-20 मिनट से उसका कोई ग्राहक नहीं आया। मैंने पूछा था कि उसने कहा कि गन्ने का पेमेंट नहीं आया, गन्ना किसान के पास पैसा नहीं है, हमारा गन्ने की फसल होती है, तो हमारे बाजार में रौनक नहीं है। तो यही है किसान की, किसान के पास पैसा है तो रूरल इकोनॉमी बूस्ट करेगी, वो बाजार खरीदेगा, वो ट्रैक्टर खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, मिठाई खरीदेगा। और उसके पास पैसा नहीं होगा तो किसी के पास नहीं है, तो वही जी। अपनी भी हालत है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ।